दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। मामा चिड़िया अपने बेटे के लिए अनार का फल लेकर आती है। मेरे बेटे को अनार बहुत पसंद है ना, इसलिए आज मैं अपने बेटे के लिए अनार लेकर आई हूँ। मम्मा, मेरी सुंदर मम्मा, मम्मा आप मेरे लिए जो भी चीज खाने को लेकर आए मुझे वही अच्छी लगती है। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं ये आम नहीं खाऊंगा। बेटा, बारिशों के दिन है, मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए ये मीठा फल ढूंढ कर लाई हूँ। मगर जग्गू कौवा वो आम उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। गोरी कौवी जग्गू की मम्मा वो आम अपनी चोंच में लेती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मैं बहुत मुश्किल से जग्गू के लिए आम का फल ढूंढ कर लाई थी, मगर वो अनार मांग रहा है। तुम ऐसा करो, अपना अनार मुझे दे दो और ये आम तुम रख लो। मगर मैंने तो अनार अपने बेटे को दे दिया, मेरे बेटे को भी अनार बहुत पसंद है। तभी चिड़िया का बेटा कुकू बोलता है, मम्मा मैंने अभी अनार नहीं खाया। आंटी, अगर जग्गू जिद कर रहा है तो ठीक है, आप ये मेरा अनार ले जाएं और मुझे ये आम का फल ही दे जाएं, मैं यही खा लूंगा। चिड़िया, तुम बहुत भाग्यशाली हो, कितना समझदार है तुम्हारा बेटा। मेरा जग्गू तो कोई बात नहीं मानता। गोरी कौवी आम देकर अनार ले जाती है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि चिड़िया अपने बेटे के लिए नए शूज लेने दुकान पर जाती है। गोरी कौवी भी अपने बेटे जग्गू के साथ कबूतर चाचा की दुकान पर जग्गू के लिए नए शूज लेने आई हुई थी। गोरी, आप भी अपने बेटे के लिए नए शूज लेने आई हो? हाँ चिड़िया, जग्गू के शूज टूट गए थे, सोचा नए ले देती हूँ। कबूतर भैया, वो नीले रंग के शूज दे दो, ठीक है ना कुकू बेटा? हाँ मम्मा, मुझे भी वो शूज बहुत अच्छे लगे हैं। ये सुनकर जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे भी उसी रंग के शूज लेने हैं। अच्छा अच्छा, ले लो। कबूतर चाचा, एक जोड़ा मेरे जग्गू के लिए भी उसी रंग में दे दो। माफ करना गोरी बहन, नीले रंग का एक ही जोड़ा था जो चिड़िया ने ले लिया। ये सुनते ही जग्गू तो जमीन पर लेटकर रोने लगता है और अपनी टांगे रगड़ने लगता है। वही लूंगा, मैं वही शूज लूंगा। मम्मा, ये शूज आप जग्गू को दे दे, मैं वो लाल रंग वाले ले लेता हूँ। जग्गू बेटा, उठ जाओ, क्यों अपनी मम्मा को इतना तंग कर रहे हो? लो, आप ये नीले रंग के शूज ही ले लो। जग्गू कौवा खुश हो जाता है। कबूतर भैया, मेरे बेटे के लिए वो लाल रंग के शूज दे दे। चिड़िया अपने बेटे के लाल शूज लेकर चली जाती है और जग्गू नीले शूज रख लेता है। दूसरे दिन दोनों जग्गू और कुकू अपने अपने शूज पहनकर नदी पर बैठे हुए थे। कीकी, देखो देखो, मैंने कल नए शूज लिए हैं, कैसे लग रहे हैं? कुछ खास नहीं, मगर कुकू के लाल शूज तो दूर से ही चमक रहे हैं। मुझे कुकू के शूज ज्यादा अच्छे लगे हैं। मुझे भी कुकू के शूज का रंग ज्यादा अच्छा लगा है। देखा जग्गू, तुमने जिद करके मेरे शूज ले लिए थे, मगर अब सबको मेरे शूज ही पसंद आ रहे हैं। कुकू, तुम मेरे शूज ले लो और मुझे अपने शूज दे दो। ना ना, तुमने तो अपने शूज गंदे कर लिए हैं, मैं नहीं दूंगा तुम्हें अपने शूज। मम्मा मम्मा, वो गंदा है, कुकू गंदा है, उसे जाकर कहें कि मेरे नीले शूज वो ले ले और मुझे अपने लाल शूज दे दे। जग्गू बेटा, शर्म करो, पागल हो गए हो। कल दुकान पर भी तुमने मुझे बहुत तंग किया था। अब मैं दोबारा चिड़िया के घर नहीं जाऊंगी। जग्गू की मम्मा अपने बेटे जग्गू की इस आदत से बहुत तंग आ चुकी थी। जग्गू बेटा, ऐसा ना किया करो। जो चीज आपके पास हो उसी पर खुश होना सीख लो। हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर न रखा करो। रात को जब जग्गू सोता है तो उसे सपना आता है कि वो पानी में डूब रहा है। बचाओ बचाओ, मुझे पानी से बाहर निकालो, बचाओ। शरारती बच्चे, तुम छोटी छोटी बात पर जिद करते हो, अपनी मम्मा को तंग करते हो। पहले वादा करो, तुम ऐसा नहीं करोगे, फिर ही मैं तुम्हें नदी से बाहर निकालूंगी। सुंदर परी, मैं वादा करता हूँ, मुझे पानी से बाहर निकालने। मैं फिर कभी जिद नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ, मैं फिर कभी जिद नहीं करूँगा। ऐसे शोर करते हुए जग्गू कौवा उठकर बैठ जाता है। जग्गू बेटा, क्या कोई डरावना सपना देखा है? नहीं, डरावना नहीं, बल्कि ये बहुत अच्छा सपना था। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद कभी आपको तंग नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दें। गोरी अपने बेटे को सीने से लगा लेती है।
जंगल में रानो नाम की चिड़िया चूड़ियाँ बेचने का काम किया करती थी। अपने बच्चों की खुशी और पालन पोषण के लिए रानो बहुत मेहनत किया करती थी। चाहे ठंड हो या फिर जोरों की बारिश, रानो घर घर जाकर चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। उसी जंगल में गौरी के पति कालू की बहुत बड़ी चूड़ियों की दुकान थी। इसीलिए सारे पंछी कालू की दुकान से चूड़ियाँ खरीदा करते थे। एक दिन रोज की तरह रानो चूड़ी बेच रही थी। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, आओ बहन, चूड़ी ले लो। तभी दूसरे जंगल से आई मीठी चिड़िया रानो के पास आती है। सुनो रानू मौसी, मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे दो। ठीक है। तभी वहाँ पर गौरी आ जाती है। सुनो मैडम जी, आप यहाँ से चूड़ी क्यों खरीद रही हो? मेरे पति की बड़ी चूड़ियों की दुकान है। वहाँ पर आपको अलग अलग डिजाइन की चूड़ियाँ मिल जाएंगी, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ। अच्छा, फिर तुम रहने दो चिड़िया, मैं इनकी दुकान से चूड़ी खरीद लूंगी। गौरी उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जाती है। बेचारी रानो कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रानो के पास एक भी ग्राहक नहीं आया। रानो चिड़िया उदास हो जाती है। तभी उसके पास गौरी आ जाती है। गौरी रानो से बहुत बहसबाजी करती है और गुस्से से रानो की टोकरी में लात मार देती है। ये ले, अब बेच अपनी चूड़ियाँ। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहां से चली जाती है। बेचारी रानो चिड़िया अपनी टूटी चूड़ियों को देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दोबारा से चूड़ियाँ खरीद सकूं। रानो दुखी मन से घर चली जाती है। घर आकर देखती है तो बच्चे ठंड से कांप रहे होते हैं। अरे बच्चों, तुम्हें तो ठंड लग रही है, मैं तुम्हें अभी कंबल निकाल कर देती हूँ। रानो बच्चों को बड़ा सा कंबल निकाल कर दे देती है। बच्चे उस कंबल की गर्माहट में सो जाते हैं। अगली सुबह पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी पंछी काम पर नहीं जाता है। उसी रात दूसरे जंगल से भूखी और ठंड से कांपती चील अपना रास्ता भटक जाती है और वो सीधा कालू के घर का दरवाजा खटखटाती है। इस वक्त कौन है इतनी ठंड में जो हमारा दरवाजा खटखटा रहा है? ऐसे बोल ही रही थी गौरी, तभी चील उसके सामने आ जाती है। चील, तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रही हो? ठंड और रात ज्यादा हो गई है, इसलिए मुझे अब यहाँ रुकना होगा। पर चील, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? मुझे भूख भी बहुत लगी है। इतना सुनते ही गौरी और कालू घर छोड़कर वहां से जंगल में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी ठंड में कहाँ जाया जाए। कालू को एक रास्ता दिखाई देता है। जंगल में इस वक्त रानो मौसी ही मदद कर सकती है, लेकिन गौरी रानो के घर जाने में आनाकानी करती है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ रानू मौसी के यहाँ। कालू रानो मौसी के घर आ जाता है और गौरी पीछे पीछे। रानू मौसी, दरवाजा खोलो, मैं कालू। कालू, गौरी, तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर आ जाओ। रानो मौसी दोनों को जल्दी से एक गरम कंबल और एक एक कप चाय देती है। फिर कालू सारी घटना रानो मौसी को सुनाता है। कोई बात नहीं कालू, ये भी आप ही का घर है। गौरी अंदर ही अंदर रानो मौसी से माफी मांगने को हो रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत करके गौरी, मौसी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है।
कैसा बुरा बर्ताव? मुझे भी बताओ। कोई बात नहीं गौरी, रात गई बात गई, मैंने तो कब का बुला दिया है वो सब। फिर गौरी सारी बात कालू को बताती है कि कैसे उसने रानू मौसी की सारी चूड़ियों को तोड़कर बेकार कर दिया था। गौरी, तुम इतना गिर सकती हो? मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें तो मुझे अपनी पत्नी के। अगली सुबह रानू कालू की दुकान पर काम करने जाती है और शाम को कालू रानू को उसके बदले में उसकी पगार दे देता है। इस तरह रानू को काम भी मिल जाता है और वह अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण करना शुरू कर देती है। वहीं पास के जंगल में कालू कौवा के यहाँ बड़ा हादसा हो जाता है। उसकी बेटी खाना बनाते हुए पूरी तरह से जल जाती है। घर वाले उसे जला हुआ देखकर बड़ी परेशान थे। नीम हकीम हर जगह की दवा उसकी करा चुके थे, लेकिन कोई भी उसके चेहरे और हाथों को ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी टूना के जंगल का एक पक्षी कालू कौवा के पास किसी काम से जाता है और जब उन्हें उनकी बेटी की परेशानी का पता चलता है। अरे कालू कौवा जी, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जंगल का टूना ऐसा दवाई देता है, बस 1-2 बार ही इस्तेमाल से रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मेरी बात मानो, अपनी बिटिया को वही दिखा आओ। सचमुच में अगर मेरी बेटी को उसकी दवाइयाँ लग गई और मेरी बेटी सही हो गई तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका घर अनाज से भर दूंगा। फिर क्या सोच रहे हो? चलो जी, हम टूनी को लेकर टूना के पास जाते हैं। टूनी अपने चेहरे को हर समय दुपट्टे से ढककर रखती थी। उसे अब बाकी लोगों से मिलने जुलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो कोई भी उसके झुलसे हुए चेहरे को देखता तो उसके मुंह से एक बार को चीख निकल ही जाती। जब टूनी को ये बात पता चलती है तो वो खुश तो होती है, लेकिन वो फिर उदास हो जाती है। माँ, मैं थक गई हूँ। कभी इस डॉक्टर के पास जाओ, कभी उस वैद्य के पास जाओ, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। बेटा, उस जंगल के पक्षी ने कहा है। उस जंगल के टूना के हाथ में बहुत सफाई है। उसके हाथ की दवाइयाँ पक्षियों को जल्दी ठीक कर देती है। मैं मानती हूँ, हम बहुत जगह घूमे हैं, पर अपनी माँ के कहने पर बस एक बार तू मेरे साथ चल तो सही। फिर अगले दिन टूनी को लेकर टूना के जंगल आ जाते हैं। आइए आइए, बताइए क्या हुआ है? ये मेरी बेटी टूनी है। इसका चेहरा खाना बनाते वक्त जल गया। इसका चेहरा पूरी तरह से सुलझ गया है। बहुत इलाज कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें किसी ने बताया तुम्हारे पास जादुई दवाई है। अगर आप इसी तरह दुपट्टा लपेट कर बैठे रहेंगी तो मैं कैसे देख पाऊंगा कि आपका चेहरा कितना जला हुआ है तथा आपको क्या दवाई देनी है। नहीं, मैं अपना दुपट्टा नहीं निकालूंगी। पिताजी ने बता दिया ना, मैं कितनी जली हूँ। जो भी मेरा चेहरा देखता है वो डर जाता है। भला ये क्या बात हुई? तुम अगर डॉक्टर को नहीं दिखाओगी तो वो फिर इलाज कैसे करेगा? टूना उसे बहुत समझाता है और आखिर टूनी अपना दुपट्टा उतार देती है। टूना देखता है कि उसका एक तरफ का चेहरा और हाथ बुरी तरह से जला है। टूना उनको 2 बोतल उठाकर देता है। ए जादुई जामुन के पेड़ से टूटे हुए जामुनों, मैं यह दवाई उस टूनी को दे रहा हूँ। टूनी को जल्दी से अच्छा कर देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। टूना उस दवाई को कालू कौवे को दे देता है और 1 हफ्ते बाद आने को कहता है। टूनी जी, आप 1 बोतल और लीजिए और इसे अपनी जली हुई जगह पर लगा देना। देखना, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। और दुपट्टे को हर वक्त लपेट कर मत रखना। टूनी को कोई उम्मीद नहीं थी। वो मरे मन से टूना से वो बोतल ले लेती है और घर जाने पर अपनी माँ से कहती है।
भला ऐसी कोई दवाई होती है कि उसे खाओ पियो लगाओ और ठीक हो जाओ? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दवाइयाँ खाई और लगाई ही तो जाती है। तुम एक बार खाकर तो देखो। अगर आराम नहीं पड़ा तो हम नहीं जाएंगे। सच में अगर आराम हो गया तो सोचो तुम कितनी सुंदर दिखोगी। बस माँ, तुम मुझे ऐसे ही ख्वाब दिखाती रहती हो और दवाइयाँ खिलाती रहती हो। गोरी कौवी बड़ी पाबंदी के साथ टूनी को रोज दवाई देती और चेहरे पर भी लगाती। 3 दिन में टूनी को झुलसे हुए चेहरे ठीक दिखाई देने लगी। अब उसका मन थोड़ा खुश था और अब खुशी खुशी दवाई खा रही थी और दवाई लगा भी रही थी। 1 हफ्ते होते ही उसके दाग बहुत हल्के हो गए थे। माँ, सचमुच में वो तो जादुई दवाई है। देखो तो मेरा चेहरा कितना अच्छा हो गया है। चलो ना माँ, आज हम फिर जाकर दवाई ले आते हैं। हाँ मेरी बच्ची, हम जरूर चलेंगे। टूनी भी एक बार आकर दवाई लेकर चली जाती है। अब वो बिल्कुल ठीक थी और जब टूनी का चेहरा पूरी तरह से ठीक हो गया तो वह पहले की तरह सुंदर दिखाई दे रही थी। एक दिन कालू कौवा, गोरी कौवी और टूनी टूना को मिलने आते हैं। अरे टूनी जी, अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं और सच में आप बहुत सुंदर भी हैं। बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ से मिलने आया हूँ। क्या तुम्हारी माँ से बात हो सकती है? तभी टूना की माँ वहाँ आ जाती है और कालू कौवा उसकी माँ से कहता है, अगर हम चिराग लेकर भी ढूंढे तो हमें टूना जैसा दामाद नहीं मिल सकता। आप हमारी टूनी को अपने घर की बहू बना लो। और ये सुनकर टूना मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। और कुछ दिन बाद टूना की शादी टूनी से हो जाती है। जादुई जामुन के पेड़ की वजह से अब टूना का जीवन बहुत ही खुशहाल था।